Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. अपना कीमती समय निकाल कर अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10 कदम सीरीज पार्ट 12। जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन डालिए चैप्टर वाइज, तो हमने आपकी रिक्वेस्ट इज्जत की और आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर वाइज आपके पास बहुत अच्छे क्वेश्चन, जिसमें से हम बाकी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है वेक्टर की, तो वेक्टर के भी हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको नजर जरूर मारकर जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ ए एंड बी आर द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी ये पॉइंट वैक्टर्स हैं बेसिकली, देन फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ सी in BA produce such that BC is 1.5 of BA vector। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए आपको ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर आनी चाहिए, तभी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया कि आपके पास A एक पॉइंट वेक्टर है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर O ऑटोमेटिकली ले लिया क्योंकि लाइन बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया आपके पास ये O वेक्टर यानी जीरो वेक्टर, ये आपका A वेक्टर और ये आपका B वेक्टर, राइट। अब उसने आपको क्या कहा, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ C इन BA प्रोड्यूस। अगर आप BA को प्रोड्यूस करते हैं तो C पर, तो उसने कहा C वेक्टर निकालो। अब आपको किसी पॉइंट का वेक्टर निकालने के लिए सेम वही बात है, OC अगर आपको ना दे रखा हो तो आप ओरिजिन ऑटोमेटिकली लीजिए। तो बेसिकली आपको OC वेक्टर क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और आपको ये भी दे रखा है कि जो BC वेक्टर है वो 1.5 टाइम्स है किसका, BA का, राइट। तो यही हम यहाँ पर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। ट्राइंगल प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है समझना आपके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपको ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ए से बी, बी से सी, सी से ए, तो ट्राइंगल प्रॉपर्टी होती है हमारी ए से बी वेक्टर, देखिए ध्यान से, ठीक है। फिर बी से स्टार्ट करेंगे, बी सी प्लस सी ए, ये आपके पास जीरो है, तो देखिए ए बी, ठीक है, फिर खत्म हुआ तो बी सी प्लस सी ए दैट इज इक्वल टू जीरो। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें दिया हुआ था ए वेक्टर, हमने अपनी आप ओ लिया है बिकॉज हम पॉइंट वेक्टर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, तो हमने यहाँ पर ओ ले लिया, तो ओ ए वेक्टर, राइट, ए बी वेक्टर। और ये हमें क्या निकालना था, बी ए को आपने सी तक प्रोड्यूस करा तो हमें ये वेक्टर निकालना है, यानी पॉइंट वेक्टर। ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर ओसी वेक्टर निकालना है। जैसे हम ए वेक्टर को यहाँ पर क्या कंसीडर करके चलेंगे, ओ ए वेक्टर, और बी को क्या कंसीडर कर करेंगे, ओ बी वेक्टर। तो अगर हमें सी वेक्टर निकालना है इसका मतलब हमें ओ सी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी का इस्तेमाल कर। तो ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया, राइट। यहाँ पे हमने एरो तैयार कर दिए हैं, ओ ए बी एंड देन बी ओ, तभी ये जीरो वेक्टर होगा। तो देखिए हमने यही चीज यहाँ पर लिखी। सबसे पहले इस वेक्टर के लिए इस ट्राइंगल में ओ ए वेक्टर खत्म हुआ ए पर, ए बी वेक्टर प्लस बी ओ वेक्टर दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या चाहिए उस अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, राइट। जैसे ओ ए एज इट इज रखा हमने, यहाँ पर ओ बी चाहिए और यहाँ पर बी ए चाहिए। तो जब आप वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो गया, माइनस बी ए माइनस ओ बी, क्योंकि हमें ओ बी वैक्टर चाहिए, है ना। तो हमने इसको कर दिया माइनस बी ए माइनस ओ बी वैक्टर। अब हमारे पास बी ए की वैल्यू हमको निकालनी, तो बी ए को हम यहाँ ले गए तो हमारे पास ऑटोमेटिकली फॉर्मुला बन गया ओ ए माइनस ओ बी। तो ये फॉर्मुला कैसे बना ये हमने आपको दिखाया। सबसे पहले आपने ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाई, ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर प्लस बी ओ वैक्टर, यही लगाना पड़ेगा। इसका हमें रिवर्स चाहिए, इसका रिवर्स चाहिए, तो रिवर्स करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। अब हमने बी ए वैक्टर की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई। अब हमें क्या दे रखा है कि 1.5 टाइम्स ऑफ बी ए किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है, यही दे रखा है आपको। अच्छा, ओ ए वेक्टर का क्या मतलब है, ए, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है ए वेक्टर, और ओ बी का मतलब है बी वेक्टर। तो बी ए की वैल्यू हो गई ए माइनस बी वेक्टर, ये बी ए की वैल्यू आ गई। बी ए का अगर आप 1.5 कर देंगे तो बीसी वेक्टर निकल जाएगा आपके पास, तो यही हमने करा। बीसी वेक्टर इज 1.5 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब इसका 1.5 टाइम्स, यानी आ गया 1.5 ऑफ ए माइनस बी वेक्टर, राइट। यहां तक पहुंचने के बाद अब हमें ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा बच्चों, राइट, ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, सो दैट, सॉरी, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, क्योंकि हमें बीसी दे रखा है, ओबी दे रखा है, बीसी दे रखा है और हमको ओसी निकालना है, तो ये वाला वेक्टर हम लोग लेंगे। क्लियर, ये वाला ट्राइंगल। अब देखिए यहां पर ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, तो हमने लिया ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ओ वेक्टर, यही बनेगा ना। ओ पर वापस आ गए, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने स्टार्ट कर रखा है पहले बीसी से, बीसी, सी ओ और ओ बी, इन तीनों का सम कितना होगा, जीरो होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट करो पर आपका एंडिंग वही होना चाहिए। तो हमने बी से स्टार्ट करा, बी पर एंड करा, क्या करा, बी सी
प्लस CO प्लस OB। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, CO प्लस OB प्लस BC, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। अब हमारे को CO नहीं OC चाहिए, तो हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये बन गया माइनस OC। ठीक है, साइन चेंज करने पर ये ऑर्डर रिवर्स कर जाएगा, आपका एरो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब आपको OC वेक्टर की वैल्यू निकालनी है विच इज BC प्लस OB वेक्टर, और BC वेक्टर की अभी हमने वैल्यू निकाली है 1.5 टाइम्स ऑफ BA, तो 1.5 टाइम्स ऑफ A वेक्टर माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ B वेक्टर, और OB वेक्टर हमको पहले से B दे रखा था, तो आपके पास OC वेक्टर की वैल्यू आ गई 1.5 A वेक्टर माइनस 0.5 B वेक्टर। यहीं पर आप इसे छोड़ सकते हैं, आंसर में इसे पॉइंट हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रखा है, बट हम यहाँ पर भी इसको ड्रॉप कर सकते हैं। राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ वेक्टर R इज इंक्लाइंड एंड इक्वल एंगल टू द 3 एक्सिस, यानी R वेक्टर का सभी एक्सिस के साथ इक्वल एंगल है। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो अगर एंगल इक्वल है यानी थीटा, गामा, अल्फा इक्वल है, तो कॉस थीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा भी इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है तो LMN भी इक्वल होंगे, और LMN में हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उसी से कहीं ना कहीं ये कहानी स्टार्ट होती है, जब आपको ये लाइन दिख जाए तो इफ वेक्टर R इज इंक्लाइंड इक्वल एंगल टू 3 एक्सिस, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ R इज 2√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R वेक्टर। देखिए, आपको अगर कोई भी मैग्नीट्यूड देना, उसकी बात बाद में करना, पहले आप यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। फिर अगर R वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसको 2√3 चाहिए, तो उस यूनिट वेक्टर को 2√3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मैग्नीट्यूड 2√3 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले उसने आपको क्या बोला कि एंगल्स इक्वल हैं, और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा था। तो अगर थीटा, अल्फा, बीटा इक्वल है, तो कॉस थीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा इक्वल होगा, और अगर कॉस थीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा इक्वल है, तो LMN भी इक्वल होंगे। बिल्कुल सही। और इनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है? L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पर L लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं, कुछ भी। तो हमने लिख दिया L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर, तो 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ L स्क्वायर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। अब मैं अगर एक यूनिट वेक्टर बनाऊं, तो यूनिट वेक्टर क्या बन गया मेरे पास? यूनिट वेक्टर बन गया प्लस माइनस 1/√3i प्लस माइनस 1/√3j प्लस माइनस 1/√3k। ये तो यूनिट वेक्टर है जिसका आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। अब वो चाह रहा था R वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2√3 है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसे 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो 2√3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फाइनल वेक्टर आ जाएगा प्लस माइनस 2i प्लस माइनस 2j प्लस माइनस 2k। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, थोड़ा सा अच्छा लगा इसलिए हमने ले लिया। यूजिंग वेक्टर prove that parallelogram on the same base and between the same parallels are equal in area। ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पर हो, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो उनका एरिया इक्वल होता है। बट उसने क्लियर कहा कि वेक्टर का इस्तेमाल करिए। इसमें ऑब्वियसली आप पैरेललोग्राम का जो एरिया हमने पढ़ा था, दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अपना डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम हमारा ये देखिए, सबसे पहले हमने ABCD पैरेललोग्राम बनाया, दिख रहा है आपको ABCD, और फिर हमने यहीं से ही ये दोनों पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारा एक और पैरेललोग्राम बन गया ABFE। सबसे पहले हमने क्या बनाया? ABCD, फिर यहीं से हमने ये ऐसे लाइन ड्रॉ करी, ये हमारे पास एक और तैयार हो गया ABFE पैरेललोग्राम। राइट, तो फर्स्ट वाला जो पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसमें हमने लिया DA AB BC, डायरेक्शंस एरो हमने बना रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ABCD का जो एरिया है वही ABFE का एरिया है। ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD का एरिया ले लेते हैं। पैरेललोग्राम ABCD का एरिया क्या होगा? AB क्रॉस AD। राइट, AB क्रॉस AD यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। सेम लॉजिक है आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो AB क्रॉस AD, AB की वैल्यू हमने A वेक्टर ले ली और इसकी वैल्यू हमने B वेक्टर ले ली। तो ये हमारा पैरेललोग्राम ABCD का एरिया आ गया। अब हमें लेना है ABFE पैरेललोग्राम का एरिया। तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी AB क्रॉस AE, यही होगा इसका एरिया। बिल्कुल सही। ठीक है, अब AB क्रॉस AE, अब हमें क्या करना पड़ेगा? आपको AB की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, इट्स A वेक्टर। अब हमें AE वेक्टर की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी, विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ठीक है ना? कैसे निकालेंगे? देखिए, AE किसके इक्वल होगा? AE इक्वल होगा आपके पास AD प्लस DE के। किसके इक्वल होगा? AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर के। AE अगर निकालना है तो आपने ऐसे कर सकते हो, AD प्लस DE प्लस EA इक्वल टू 0। क्या होता है? AD प्लस DE प्लस EA इक्वल टू 0। अब ये EA का अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस AE, माइनस AE को वहां ले जाइए, तो इसका मतलब AE वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई ट्राइंगल प्रॉपर्टी से? AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर। राइट, अब हमारे पास AD वेक्टर कितना दे रखा है? B वेक्टर। अब ध्यान से सुनिएगा, जो DE वेक्टर है
अब ई हम नहीं जानते मिड पॉइंट है या क्या है, पर इतना पक्का है कि ये ए वेक्टर का कुछ फ्रैक्शन होगा। यानी अगर मान लीजिए ये 15 है, 15 है, तो ये हो सकता है 10 हो, 12 हो, यानी ये कुछ फ्रैक्शन होगा ए का, है ना। तो हमने ले लिया कि वो के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। के का मतलब क्या है? ए का फ्रैक्शन, यानी 1/2 या 1/3 या 1/4। के इज योर फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो हमने ले लिया डीई यहां पर क्या है? ए का कुछ फ्रैक्शन है, के वेक्टर, के ए वेक्टर। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, देखिए ए वेक्टर है तो ये क्या है? उसका कुछ पार्ट है। अब हमने यहाँ के को एक फ्रैक्शन दिया 1/2 या 1/3, यानी ए वेक्टर का या तो हाफ है या 1/3 है या 2/5 है। के इज सम फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया के ए वेक्टर। अब ए वेक्टर को क्रॉस करिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कांस्टेंट को आगे लेंगे, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ क्रॉस क्या होता है? 0। क्यों? जब आप क्रॉस करते हो तो यहां लिखते हैं आई जे के, और यहां पर ए के कोफिशिएंट्स लिखोगे। अगर दो रोज सेम हो जाती हैं तो उनका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। ए क्रॉस ए 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, और आपके पास आंसर क्या आ गया? ए क्रॉस बी। तो आप बताइए, यही तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी था, राइट। तो पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया पैरेललोग्राम एबीईएफ के एरिया के इक्वल हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर, देन फाइंड सी वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू 3 वेक्टर। जहां पे आपको सी वेक्टर नहीं दे रखा, तो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। सी वेक्टर को हम एज्यूम कर लेते हैं इट्स एक्स आई वाई जे और जेड के एक वेक्टर है। सी वेक्टर एक्स आई वाई जे एंड जेड के, ये वेक्टर हमने ले लिया, राइट। अब हमें दे रखा है ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो ए क्रॉस सी कैसे निकलेगा? आई जे के, ए वेक्टर के कोफिशिएंट 1 1 1 लिख दिए, और सी वेक्टर के कोफिशिएंट एक्स वाई जेड, और बी वेक्टर तो आपको दे ही रखा था। अब यहाँ पे एक्सपैंड कर देंगे हम लोग इसको, तो प्लस आई, ये कॉलम और ये रो हाइड करेंगे जेड माइनस वाई, फिर यहाँ पे माइनस जे आता है, कोफिशिएंट पहले से ही नेगेटिव है। इस रो इस कॉलम को हाइड करेंगे जेड माइनस एक्स, के एज इट इज। इस कॉलम और इस रो को हाइड करेंगे वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ये। अब आपको ये दोनों वेक्टर इक्वल दे रखे हैं, तो इक्वालिटी का इस्तेमाल करिए और कंपेयर करिए। यहां पर j का तो कोफिशिएंट 1 है, लेकिन i का कोफिशिएंट 0 है। तो अगर यहाँ i का कोफिशिएंट 0 है तो यहां पर भी i का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। इसका मतलब z माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां पर j का कोफिशिएंट 1 है और यहां पर j का कोफिशिएंट क्या है? इस माइनस को यहाँ प्लस करिए और ये माइनस अंदर लेके जाइए, राइट। तभी आप सही कंपैरिजन कर पाएंगे। तो यहाँ 1 है और यहाँ पर j का कोफिशिएंट है माइनस जेड प्लस एक्स, तो इसका मतलब माइनस जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहां पर k का कोफिशिएंट है -1 और यहां पर k का कोफिशिएंट है y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया? -1 के। तो आपके पास ये 3 चीजें निकल कर आ गई, बट यहां से फिलहाल x y z की वैल्यू नहीं निकली, क्योंकि हमें एक और चीज गिवन है, उसका इस्तेमाल होना जरूरी है। a डॉट सी इज इक्वल टू 3, तो a वेक्टर ये रहा, c वेक्टर ये रहा, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? i 1 हो जाता है, j 1 होता है और k 1 होता है। तो अगर आप a डॉट सी की बात करते हैं दैट इज इक्वल टू 3, तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। तो आपके पास x y z में एक इक्वेशन ये आ गई और 3 इक्वेशंस आपके पास ये थी। तो कुछ इनका इस्तेमाल कर हमें क्या निकालना पड़ेगा? x y z की वैल्यू। तो देखिए हमारे पास ये x y z था और ये 3 इक्वेशंस थी, तो हमने यही डिसाइड करा कि हम x की टर्म्स में ही पूरा बना लेते हैं, यानी y की वैल्यू भी x की टर्म्स में निकाल लेते हैं, यहां से निकल जाएगी इट्स x माइनस 1, और यहां से भी निकाल लेते हैं। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस में से y और z की वैल्यू निकाल ली x की टर्म्स में और उसे यहां पर रिप्लेस कर दिया। तो यहां से y की वैल्यू निकल रही है x माइनस 1, z की वैल्यू x माइनस 1, तो ये हो गया 3x माइनस 2, वहां जाके 5 बन गया, x की वैल्यू आ गई 5/3। एक बार x की वैल्यू आ जाएगी, इन इक्वेशंस में पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, 5/3 माइनस 1 कर दीजिए, आपके पास y और z की वैल्यू आ गई 2/3, और एक बार x y z की वैल्यू आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास c वेक्टर क्रिएट हो गया, इट्स 5/3i प्लस 2/3j प्लस 2/3k। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें बता दें। अगर आपको लिखा हो कि 2 वेक्टर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, तो a डॉट बी 0 का इस्तेमाल करो, और हो सकता है कुछ लैम्डा या k मिसिंग फिगर निकालने को उसने बोला हो, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। या अगर आपको बोला हो 2 वेक्टर पैरेलल है और कोई मिसिंग वैल्यू निकालिए, तो आप a क्रॉस b वेक्टर को 0 वेक्टर के इक्वल इक्वेट कर चल सकते हैं, उससे आपके पास मिसिंग वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन हमने पहले भी अपनी 10 कदम सीरीज में लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, यानी ये आया हुआ है आपके एग्जाम में और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा हमें, तो इसलिए हमने दोबारा लिया इसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो चलिए देखते हैं। फॉर एनी वेक्टर ए द वैल्यू ऑफ a क्रॉस आई स्क्वायर प्लस a क्रॉस जे स्क्वायर प्लस a क्रॉस के स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन को a क्रॉस आई निकालना है और उसके लिए a वेक्टर हमको पता होना चाहिए। तो a वेक्टर को हमने ले लिया x i y j z के।
ठीक है। आई वेक्टर का मतलब क्या है, जे और के यहाँ पर 0 0 कोफिशिएंट वाले हैं। तो ठीक है, पहले हमने ए क्रॉस आई निकाला, तो आई जे के एज इट इज, ए के कोफिशिएंट एक्स वाई जेड और आई के कोफिशिएंट है 1 0 जे 0 के, राइट। अब इसे एक्सपैंड कर दिया हमने, तो एक्सपैंड करने के बाद आई एज इट इज, ये आ गया 0 माइनस 0, तो एक 0 हो जाएगा, माइनस जे 0 माइनस जेड, ठीक है। के लिखा, ये कॉलम हाइड कर दीजिए, 0 माइनस वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जेड जे माइनस वाई के वेक्टर। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो जनरली आपको पता है कि जब आप किसी वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो उसका वेक्टर आता है, और अगर आप उसका स्क्वायर चाहिए तो बहुत सिंपल सी बात है, आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, ठीक है ना। वेक्टर का अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, बहुत नॉर्मल लॉजिक होता है, ठीक है ना। तो अगर हमें इस वेक्टर का स्क्वायर चाहिए तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो ये आ गया जेड स्क्वायर, और माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, और फिर यहाँ स्क्वायर चल रहा है, तो ये आ गया आपके पास जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। तो आपके पास a इंटू आई आ गया जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी अगर i यहां लिखा हुआ है तो x स्क्वायर नहीं नजर आया, तो बहुत जनरल सा फिनोमिना हुआ कि अगर a क्रॉस j निकालना होगा तो y नहीं आएगा, यानी x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। आप चाहें तो एक और बार निकाल कर देख लीजिए, नहीं तो यही वाली चीज यहां पर लग जाएगी। अगर i था तो x स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, अगर j है तो y स्क्वायर नहीं होगा, यानी x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और a इंटू के स्क्वायर, यहां पर क्या नहीं मिलेगा आपको, जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन तीनों की वैल्यू को आपने क्या करना है, प्लस करना है, यही हमें लेफ्ट साइड में कहा गया है। तो इसका मतलब z प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सारी चीजें प्लस करेंगे, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू आ रही है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए वैक्टर का मॉडुलस आपके पास 4 है और लैम्डा की जो वैल्यू है वो -3 और 2 और उनके बीच की है, देन द रेंज ऑफ लैम्डा ए वेक्टर। लैम्डा इज ऑब्वियसली अ कांस्टेंट, राइट। तो चलिए अब आपके पास इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपको दे रखा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है। आपको निकालनी है इसकी वैल्यू, तो दोनों पे अलग अलग मैग्नीट्यूड लग गया, लैम्डा पे अलग और ए वेक्टर पे हमने अलग अप्लाई कर दिया। हमें पता है कि इसकी वैल्यू 4 है, यानी हो गया लैम्डा 4। अब आप लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, अकॉर्डिंगली आपका आंसर आएगा। तो हमें यहाँ जो रेंज दे रखी थी इसके अकॉर्डिंग हमने एक -3 रख दिया, एक 2 रख दिया और इसके इन बिटवीन रख दिया, सो दैट हमें इसका आंसर पता चल सके। आप चाहें तो 2-3 वैल्यूज और रख सकते हैं, बट हमने 2 एक्सट्रीम वैल्यू रखी और एक मिड वैल्यू रखी, तो हमें आइडिया हो गया कि मिनिमम आंसर क्या आ सकता है और उसका मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है। तो हमने सबसे पहले रखा लैम्डा की वैल्यू -3, तो -3 मॉडुलस से क्या होगा, पॉजिटिव आ गया 3, तो 3 इंटू 4 यानी इसका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद देखिए यही मॉडुलस अगर कांस्टेंट पे लगता है तो प्लस माइनस का रोल प्ले करता है, और यही मॉडुलस अगर वेक्टर पे लगता है तो उसके मैग्नीट्यूड का रोल प्ले करता है ना। तो कई बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे मॉडुलस का मतलब है इसकी नेगेटिविटी को हटाना, राइट। फिर हमने लैम्डा एक -3 और 2 के बीच की वैल्यू ले ली 0। अब आप 0 रखेंगे तो 0 का मॉडुलस तो 0 ही आएगा, और 0 को 4 से इंटू करेंगे तो 0, ठीक है। फिर हमने रख लिया लैम्डा की वैल्यू 2, तो 2 का मॉडुलस 2 ही होगा आपके पास, और 2 इंटू 4 आपके पास 8 आ गया। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि हमने अगर 3 रखा तो हमारा आंसर आया 12, 2 रखा हमारा आंसर आया 8, और इसके बिटवीन रखा तो हमारा आंसर आया 0। यानी मिनिमम आंसर 0 है और मैक्सिमम आंसर कितना है 12। मैम आप कैसे कह सकते हैं, आप और भी वैल्यूज रख के देखिए, आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप -2 रखिए, तो ये आ जाएगा आपके पास -2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया। फिर आप इसमें 1 रख के देख लीजिए 4, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास 0 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 12। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज हो गया 0 से लेकर 12। तो लैम्डा ए की जो वैल्यू है मॉडुलस की वो आएगी 0 से 12 के इन बिटवीन, और 0 और 12 भी, इसलिए हमने लगाया है क्लोज इंटरवल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए बी सी आर डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, शो दैट वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस। इस तरीके के क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते, बट ये मुश्किल नहीं है, देखिएगा आप लोग। एबीसी आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, इसीलिए हमने इनको पिक करा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से, क्योंकि आने के चांसेस हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के बाद आपकी सेकंड प्रेफरेंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही होनी चाहिए, बिकॉज सीबीएसई इन्हीं चीजों को फॉलो करेगा सबसे पहले, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और जो बच्चे घबरा रहे हैं वो सबसे पहली प्रेफरेंस अपनी एनसीईआरटी को दीजिए कि मैम हम एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आपकी पहली प्रेफरेंस एनसीईआरटी ही होनी चाहिए, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके बाद आप जो मर्जी बुक्स रेफर कर सकते हैं, राइट। और अगर आप ये 10 कदम सीरीज करते हैं तो इसमें हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ली है और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ली है और एनसीईआरटी को भी इंपॉर्टेंस दी है, राइट। चलिए, शो दैट द वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस, हेंस डिड्यूस द कंडीशन ए बी एंड सी आर कोलिनियर। मतलब हमें ये भी प्रूव करके दिखाना है कि अगर ये कोलिनियर तो क्या कंडीशन होगी। ऑल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ वेक्टर। बेसिकली आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर जो इस ट्राइंगल पर हो, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल फॉर्म किया, ध्यान से देखिएगा, ये हमने ट्राइंगल फॉर्म किया और हमें दे रखे हैं पॉइंट वेक्टर, यानी ए वेक्टर दे रखा था, ए वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, ये जो ए वेक्टर था ये दे रखा था ए वेक्टर, ये जो बी था ये दे रखा था बी वेक्टर, ये सी दे रखा था सी। यहां पर आप ओ नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे 3 वर्टिसेस प्रॉपर दिए गए हैं। अगर आपको ए बी वेक्टर पता करना है तो आपको क्या करना सिखाया गया, अगर आपको ए बी वेक्टर पता करना है तो बी में से ए के पॉइंट सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, तो ये बन गया बी माइनस ए वेक्टर, राइट। सिमिलरली अगर आपको बी सी वेक्टर निकालना है तो सी माइनस बी हो गया, आपको सी ए वेक्टर निकालना है तो सी माइनस ए हो गया। क्लियर। अब आपने ये साइड वेक्टर निकाल लिए, लाइन वेक्टर्स निकाल लिए, ये कहते हैं पॉइंट वेक्टर्स। तो ये कितना हो गया, ए बी वेक्टर बी माइनस ए, दिस इज सी माइनस बी, और ये कितना हो गया सी माइनस ए। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर, राइट। ए बी इंटू ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाफ। अब ए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है बी माइनस ए, और क्रॉस ए सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है सी माइनस ए। क्लियर। अब क्रॉस वेक्टर के लिए क्या करोगे, बी को इससे क्रॉस, देन सी को इससे, ए को इससे क्रॉस, तो बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए, ये आ गया माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा आपके पास 0, क्या रह गया आपके पास बी क्रॉस सी। आपको जो प्रूव करना है ये देखिए, उसमें है बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। यहां पर आया है बी क्रॉस ए, हमें क्या चाहिए ए क्रॉस बी। तो जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये तो आपका 0 हो गया। जब हमने इसका ए क्रॉस बी करा तो उसका साइन चेंज हो गया, सी क्रॉस ए करा तो इसका साइन चेंज हो गया, और यही आपको डिड्यूस करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये है। अब देखने के बाद आसान लगा ना, तो जरूर करके जाइएगा इसको एग्जाम में, राइट। आपने एरिया का फॉर्मूला लिया, आपको पॉइंट वेक्टर गिवन था, आपने ये वैल्यू पुट करी और क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, साइन चेंज करे, आपके पास एरिया आ गया। फिर उसने एक और चीज बोली कि डिड्यूस करिए कि क्या कंडीशन होगी अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी इसे 0 के इक्वल रख दीजिए, ये 0 के इक्वल। अब हाफ वहां जाके 0 हो गया, यानी आपकी कोलिनियर की जो कंडीशन हो गई वो ये हो गई कि बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी 0 के इक्वल होता है। क्लियर। चलिए एक और चीज उसने बोली है वो भी हम करते हैं। अब उसने आपको क्या कहा था, आर का यूनिट वेक्टर निकालो, यानी एक ऐसा वेक्टर निकालो जो ट्राइंगल पे नॉर्मल हो, यानी परपेंडिकुलर हो। अगर आपको कभी भी ऐसा वेक्टर निकालना हो जो 2 लाइंस पे परपेंडिकुलर हो, 2 वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है, बहुत नॉर्मल सी बात है, राइट। तो उसने कहा कि आपने एक वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है 2 लाइंस पर, तो आपने ए क्रॉस बी करा, यानी आपने करा ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है ना, ये वेक्टर निकल कर आ गया। अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी कन्वर्ट करना था, तो फिर इस वेक्टर को आप क्या करोगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास जो वेक्टर आएगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर, राइट। तो वही ए बी क्रॉस ए सी हमने निकाल रखा है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, और नीचे इनका मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा हमने क्या बोला है, आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10√3। अब देखो इसको मैग्नीट्यूड 10√3 चाहिए। सबसे पहले आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसके बाद 10√3 वाला निकाल लेंगे, दैट आर परपेंडिकुलर टू दीज 2 वेक्टर। बिल्कुल सेम बात जो ऊपर इस्तेमाल करिए वो यहां गई। आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, यहां पर भी यही करना था। तो पहले आप इन दोनों का क्रॉस निकालो, देखा क्रॉस निकाला, फिर ये जो वेक्टर होगा ये ऐसा वेक्टर होगा जो आर वेक्टर है जो उन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, फिर उसे यूनिट में बदलने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड। बिल्कुल यही स्टेप हम यहां लेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उससे हमको एक वेक्टर मिलेगा सी वेक्टर, जो कि परपेंडिकुलर है ए वेक्टर पर भी बी वेक्टर पर भी। तो ये हमारा ए क्रॉस बी, आई जे के 1 2 1 दैट इज -1 3 4। इसे एक्सपैंड कर दीजिए, आई तो ये आ जाएगा 8 -3 5 आई, ये माइनस जे लिखेंगे, 4 + 1 हो जाएगा, ये आ गया 5 के एज इट इज, ये वाला 3 + 2 ये आ गया 5 के। तो ये सी वेक्टर हमारे सामने आ गया जो कि आपके पास परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर पर। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ताकि हम मैग्नीट्यूड 10√3 ला पाए। तो हम सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, कोई भी मैग्नीट्यूड आपको दिया हो तो पहले यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला 25 25 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, √75 के फैक्टर करेंगे 5 × 5 × 3, तो आ गया 5√3। अब यूनिट वेक्टर बनाने के लिए सी को, इस वेक्टर को हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे सभी टर्म्स को। ये देखिए, ये जो आपके पास तैयार होगा ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब वो एक ऐसा वेक्टर चाह रहा था जिसका मैग्नीट्यूड 10√3 हो और वो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर भी हो। तो सी वेक्टर जो था वो ए और बी पे परपेंडिकुलर वेक्टर निकल गया। फिर आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिया सो दैट ऐसा वेक्टर बन पाए जिसका मैग्नीट्यूड 10√3 हो और वो उन दोनों पे परपेंडिकुलर भी हो। अब हम इसे 10√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10√3।
3। तो यहाँ पे 5√3 ये से कट गया, ये बचा आपके पास 2। आप चाहे तो 5 बाहर ले लीजिए या 10 से अंदर इंटू कर दीजिए। ये वेक्टर आपके पास तैयार हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 10√3 है और जो आपके पास दो गिवन वेक्टर पे परपेंडिकुलर भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, सी वेक्टर इज दिस, फाइंड लैम्डा सच दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस। अभी मैंने आपको कहा कभी भी दे रखा हो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, देखिए ये अपने आप में एक वेक्टर है पूरा का पूरा और ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर, तो मतलब इसका डॉट इस वेक्टर के साथ 0 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमने लैम्डा बी प्लस सी वेक्टर निकाला, लैम्डा को बी वेक्टर से इंटू कर देंगे या आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, लैम्डा को अंदर इंटू कर दीजिए, लैम्डा आई लैम्डा जे माइनस लैम्डा 2 के, फिर प्लस सी वेक्टर। अब इसमें से आई जे के थोड़ा सेपरेट करेंगे तो लैम्डा प्लस 1 आई, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 3 जे और ये हो जाएगा -2 लैम्डा माइनस 1 के। तो ये आपके पास ये वेक्टर तैयार हो गया। अब क्या दे रखा है कि जो ये वाला वेक्टर है ये ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तो मतलब इस वेक्टर और ए वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल, तो क्या करेंगे लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 है ना, लैम्डा प्लस 1 इंटू 2, लैम्डा प्लस 3 इंटू -1 और -2 लैम्डा और इसके कोफिशिएंट, मतलब इसके 2 -1 1 इंटू आई जे के पहले उनका डॉट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकल गई। यही करना था हमने, इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को दो तरीके से देखिएगा, एक तो क्वेश्चन के तरीके से और एक प्रॉपर्टी भी डिराइव कर रहे हैं कि इसका लेफ्ट साइड किसके इक्वल होता है। तो हमें कहा गया कि इफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर ए डॉट बी होल स्क्वायर के 144 के इक्वल है, ए मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी मैग्नीट्यूड इसके इक्वल, हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कभी भी याद रखो किसी क्वेश्चन में क्रॉस और डॉट दोनों आ जाए तो आपको एंगल के दोनों फॉर्मुलेज का इस्तेमाल करना है। तो वही हमने करा, हमें ये दे रखा था 144 के इक्वल, हमने सबसे पहले cos थीटा का फॉर्मुला लिखा विच इज a डॉट बी अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, और sin थीटा का ये फॉर्मुला है। अब एक काम करिए, a डॉट b की वैल्यू निकालिए, इसको यहां ले जाइए। अब घबराइए मत कि इसमें मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, a डॉट b जो है वो वैसे भी एक नंबर ही आता है, ठीक है, वेक्टर नहीं आता कि उसका मैग्नीट्यूड जरूरी निकालना पड़े, तो आप लगा भी सकते हैं। तो ये यहां आ गया, आपके पास हो गया cos थीटा a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, ये इसकी वैल्यू आ गई। सेम ये रिवर्स हो गया, यहाँ पर a क्रॉस b मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। तो ये मैंने इसकी वैल्यू निकाली और ये मेरे पास इसकी वैल्यू निकल गई। अब मुझे इसकी लेफ्ट साइड में इसको पुट करना है, ये देखिए ये पुट कर दिया, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन है, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा विच इज 1 इज इक्वल टू 144। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसका राइट साइड प्रूव करो। तो आप ये देखो कि आप ये चीज हाइड कर दो तो आपके पास ये चीज इसके इक्वल प्रूव हो गई, यानी आपके पास एक प्रॉपर्टी आ गई कि ये वाला जो प्रॉपर्टी है किसके इक्वल होता है, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। यही हमने देखिए लास्ट में प्रूव कर दिया, ठीक है। इक्वल टू में खैर 144 चल रहा था यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आप इसको प्रूव करिए, तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप प्रूव करेंगे। समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन में आपको दो चीजें मिल रही हैं। अब ये 144 के इक्वल था, a मैग्नीट्यूड आपको दे रखा था 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया 16, डिवाइड कर देंगे 9 और उस पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना आ गया 3। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ -3 नहीं लिखा। तो ये थे आपके वेक्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अच्छे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग युवर क्लासेस।